हेलो एवरीवन। नाउ ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, पहले आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या निकालने बोल रहा है, ठीक। इस प्रॉब्लम में आपके पास क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसको आप समझिए, ठीक है। सो ये इस टाइप का जो प्रॉब्लम है ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। आप देखोगे आपके पास प्रीवियस ईयर्स के अगर आप पेपर देखोगे, ठीक है, आपको नंबर ऑफ टाइम्स आपके पास इस टाइप का प्रॉब्लम मिलेगा जिसमें करता क्या है, ठीक है, जो ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रेस का, दोनों कॉन्सेप्ट को क्या कर देता है, दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन कर देता है, ठीक है, और दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके आपके पास क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो जो ट्रस्ट का जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो भी कवर हो जाता है, साथ में आपके पास स्ट्रेस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपके पास कवर हो जाता है, राइट। सो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझिए, प्रॉब्लम में बोल क्या रहा है, ठीक। प्रॉब्लम में ये बोल रहा है कि द पिन मेंबर शोन इन द फिगर कैरी द लोड P एंड 2P, राइट। तो दिख रहा होगा ये आपके पास P है, ये आपके पास 2P है। ऑल बार्स हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया A, ठीक है। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया A के बारे में भी बोल के रखा हुआ है। स्ट्रेस इन द बार AE इज, ठीक है, AE बार, AE मेंबर कहां पे दिख रहा है भाई, ये दिख रहा है AE मेंबर। इस AE मेंबर में क्या करना है, इस AE मेंबर में आपको स्ट्रेस जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये बात हो गई, राइट। अब आपको पता होगा कि ट्रस्ट का अगर आप कॉन्सेप्ट आपने थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो भाई सबसे पहले ये समझो कि ये जो लोड P लगा है, ये जो लोड 2P लगा है, उसका इफेक्ट इंडिविजुअल मेंबर में क्या रहा होगा, ठीक है। इंडिविजुअल मेंबर बोलने का मतलब जैसे AE मेंबर हो गया या EF मेंबर हो गया या BE मेंबर हो गया या CB मेंबर हो गया, तो भाई ये जो फोर्स लगा हुआ है इस फोर्स का इफेक्ट इन मेंबर्स पे क्या आता है, ठीक है। तो भाई इन मेंबर में क्या आने वाला है, नॉर्मल फोर्स सेटअप होने वाला है, और वो जो नॉर्मल फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स या तो टेंसाइल होगा या तो कंप्रेसिव होगा, ठीक है। ये जो आप लोड देख रहे हो, इस लोड P, इस लोड 2P का जो इफेक्ट है, ये जो मेंबर आप देख रहे हो इस मेंबर में क्या आने वाला है, अगर आप इंडिविजुअल मेंबर को भी देखोगे तो, ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स सेटअप होने वाला है, और वो जो नॉर्मल फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स या तो टेंसाइल होगा या तो कंप्रेसिव होगा, ठीक है। और नॉर्मल फोर्स अगर सेटअप हो रहा है तो सीधी सी बात है जो स्ट्रेस आएगा वो भी कौन सा स्ट्रेस होगा, वो भी नॉर्मल स्ट्रेस होगा, चाहे वो टेंसाइल हो या फिर कंप्रेसिव हो। क्लियर है पॉइंट, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि AE मेंबर में आपको क्या करना है, AE मेंबर में आपको स्ट्रेस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो भाई AE मेंबर में जो स्ट्रेस आएगा वो कौन सा स्ट्रेस आएगा, तो ऑब्वियसली नॉर्मल स्ट्रेस सेटअप होगा, टेंसाइल होगा, कंप्रेसिव होगा, वो बाद में पता चल जाएगा, ठीक। इतनी बात तो पक्का पता चल गई है कि जो स्ट्रेस आएगा वो नॉर्मल स्ट्रेस होगा, राइट। चलो अगर मैं बोलूं कि भाई नॉर्मल स्ट्रेस AE मेंबर में, तो मैं क्या लिख सकता हूं, FAE डिवाइडेड बाई मैं क्या लिख सकता हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज A, राइट। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इस AE मेंबर में मेरे को स्ट्रेस जो है वो फाइंड आउट करना है। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। वैसे ही किसी और मेंबर में अगर मैं आपसे पूछ देता कि भाई कितना स्ट्रेस आएगा, सपोज मैंने BE मेंबर में पूछ दिया, या सपोज मैंने क्या किया आपके पास EF मेंबर में पूछ दिया, सो किसी भी मेंबर में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप, ठीक है, आंसर दे सकते हो, क्योंकि अगर एक मेंबर में निकाल लिया, ठीक है, तो आप बाकी मेंबर में भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। बेसिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस वही यूज होने वाला है। क्लियर पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास सबसे पहले ये भी सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि मैं स्टार्ट कहां से करूं, ठीक है। अगर मेरे को AE मेंबर में अगर मेरे को फोर्स फाइंड आउट करना है तो मैं स्टार्ट कहां से करूं, क्योंकि अगर आप इधर से स्टार्ट करते हो, इधर से अगर स्टार्ट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस मेंबर में भी फोर्स निकालना पड़ेगा, इस मेंबर में भी फोर्स निकालना पड़ेगा, इस मेंबर में निकालना पड़ेगा, इस मेंबर में निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको इस मेंबर में फोर्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाके आप इस मेंबर में फोर्स निकाल पाओगे। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अच्छा अगर आप इधर से बढ़ते हो तो अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर ए को मैं देखता हूं तो भाई A के पास ये एक मेंबर है, ठीक है, ये दूसरा मेंबर है, और यहां से आपके पास क्या आएगा, यहां से आपके पास रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो पहले काम करते हैं, पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ सबसे पहले यहां A पे आपको कौन सा सपोर्ट दिख रहा है, A पे आपको यहां पे दिख रहा होगा रोलर सपोर्ट। और रोलर सपोर्ट की खासियत क्या होती है, रोलर सपोर्ट की खासियत क्या होती है, समझना ध्यान से। ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास भाई रोलर सपोर्ट, करेक्ट है। चलो अब अगर मैं बोलूं कि जो रोलर सपोर्ट है उस रोलर सपोर्ट में आपके पास कितने नंबर ऑफ रिएक्शंस आएंगे और वो रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, रिएक्शन कितना आएगा और रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या होगा, राइट। सो सबसे पहले समझो कि भाई रिएक्शन किस डायरेक्शन में आता है, रिएक्शन जो है वो उसी डायरेक्शन में आता है जिस डायरेक्शन में जो मोशन है वो मोशन रिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। आपके पास रिएक्शन उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में मोशन क्या होता है, जिस डायरेक्शन में जो मोशन है वो रिस्ट्रिक्ट होता है।
राइट। सो अगर आप रोलर सपोर्ट को देखोगे तो रोलर सपोर्ट पे आप ये समझ पाओगे कि भाई ये तो आपके पास एक्स डायरेक्शन में मूव करने के लिए क्या है, एक्स डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है। ठीक है, अगर रोलर सपोर्ट है तो भाई एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है कि नहीं, बिल्कुल मूव कर सकता है, राइट। अच्छा, अगर मैं बोलूं क्या मोमेंट रिएक्शन कोई आएगा, मोमेंट रिएक्शन भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये रोटेट भी कर सकता है। मैंने अभी आपको बताया कि भाई रिएक्शन उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्शन होगा। एक्स डायरेक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्स डायरेक्शन में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आपके पास एक्स डायरेक्शन में कोई भी, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, एक्स डायरेक्शन में कोई भी रिस्ट्रिक्शन या रिएक्शन नहीं आएगा। ठीक, अच्छा मोमेंट रिएक्शन आएगा, मोमेंट रिएक्शन भी नहीं आएगा। ठीक, अच्छा वाई डायरेक्शन में क्या मूव कर सकता है, तो वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, और वाई डायरेक्शन में अगर मूव नहीं कर सकता तो सीधी सी बात है वाई डायरेक्शन में आपके पास रिएक्शन सेटअप होने वाला है। ठीक है, चलो अब अगर रिएक्शन सेटअप होने वाला है तो रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा। ठीक, और अगर मैं बात करूं, समझो इधर, अगर मैं बोलता हूं रिएक्शन, सो रिएक्शन तो ये बात तो पक्की है वाई डायरेक्शन में लगेगा ना, वाई डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन वाई डायरेक्शन में कैसा लगेगा ये भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये मेरे पास ग्राउंड है, ये मेरे पास रोलर है, रोलर और ग्राउंड का ये मेरे पास क्या हो गया भाई, कांटेक्ट। रोलर और ग्राउंड का ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया कांटेक्ट। हमेशा कांटेक्टिंग सरफेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, सो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है कांटेक्ट सरफेस, और जो रिएक्शन आएगा वाई डायरेक्शन में दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द कांटेक्टिंग सरफेस। ठीक है, सो यहां पे अगर मैं बोलूं कि आपके पास जो रिएक्शन आएगा वो रिएक्शन कैसा आएगा, दिस इज द रिएक्शन। क्लियर है पॉइंट। अच्छा, वैसे ही अगर मैं मान लूं, ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, कि अगर मेरे पास जो रोलर सपोर्ट है वो रोलर सपोर्ट कुछ इस तरीके का है। चलो अगर मैं आपसे बोलूं कि जो रोलर सपोर्ट है वो रोलर सपोर्ट मान लो आपके पास कुछ इस तरीके का है, राइट। अब अगर इसमें, ठीक है, ये बात तो पक्की हो गई कि रिएक्शन आपके पास एक ही रिएक्शन आने वाला है। अब अगर मैं बोलूं कि जो रिएक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, तो यहां पे भी आपको क्या देखना पड़ेगा, ग्राउंड और रोलर का कॉन्टेक्टिंग सरफेस। तो ये मेरे पास है कॉन्टेक्टिंग सरफेस, और इस कॉन्टेक्टिंग सरफेस के क्या आने वाला है, इस कॉन्टेक्टिंग सरफेस के नॉर्मल आने वाला है ये रिएक्शन। ठीक है, सो रोलर सपोर्ट के केस में एक रिएक्शन आएगा, राइट, और वो जो रिएक्शन का डायरेक्शन होगा दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द कॉन्टेक्टिंग सरफेस। क्लियर है पॉइंट। अच्छा, अगर मैं बोलता हूं सी पे मेरे पास कौन सा सपोर्ट दिख रहा है, सी पे मेरे पास है हिंज सपोर्ट। अच्छा, हिंज सपोर्ट के केस में हिंज का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेंबर है और इस मेंबर के इस एंड पे आप ऑलपिन लगा दो, ऑलपिन सब समझते होंगे, ठीक है, ऑलपिन आप लगा दो, तो आप मेरे को बताओ, ठीक है, क्या एक्स डायरेक्शन में, इफ सपोज दिस इज द एक्स डायरेक्शन, तो क्या एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है क्या, नहीं, एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। तो एक्स डायरेक्शन में जो मूवमेंट है वो क्या हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया, मतलब एक्स डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा। वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है क्या, वाई डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर सकता, सो वाई डायरेक्शन में भी रिस्ट्रिक्शन आएगा। अच्छा, क्या रोटेट हो सकता है क्या, बिल्कुल रोटेट हो सकता है। तो अगर रोटेट हो सकता है तो क्या कोई मोमेंट रिएक्शन आएगा क्या, कोई मोमेंट रिएक्शन नहीं आएगा। करेक्ट है। सो यहां पे अगर मैं बोलूं कि भाई रिएक्शन, अगर आप देखोगे यहां पे सबसे पहले, चलो यहां पे अगर मैं बोलता हूं रिएक्शन, यहां पे आपको बताना है तो कैसे बताएंगे रिएक्शन, ये रोलर है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ग्राउंड हो गया, ठीक है। चलो ये बताओ, कॉन्टेक्टिंग सरफेस ये हुआ, ये कॉन्टेक्टिंग सरफेस है, और इस कॉन्टेक्टिंग सरफेस के नॉर्मल, इस कॉन्टेक्टिंग सरफेस के अगर नॉर्मल मैं बोलूं तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया रिएक्शन। सो ए पे जो रिएक्शन आएगा वो क्या हो गया, इस डायरेक्शन में। ठीक, अच्छा वैसे ही अगर मैं सी पे रिएक्शन आपको बोल लूं तो सी पे जो रिएक्शन है, सी पे अगर मैं रिएक्शन बोलता हूं तो सी पे रिएक्शन हिंज दिख रहा है, तो भाई आपके पास ये हो गया आर एक्स, और ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया आर वाई। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। चलो अब आपके पास, आपने रिएक्शन तो बता दिया कि हिंज में आपके पास दो रिएक्शंस आता है, रोलर में जो रिएक्शन आता है वो एक रिएक्शन आता है, और वो जो रिएक्शन है दैट रिएक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द कॉन्टेक्टिंग सरफेस। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, राइट। अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूं, इस चीज को थोड़ा सा समझना, राइट। मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है एई मेंबर में फोर्स, क्योंकि एई मेंबर में अगर फोर्स निकाल लूं तो गेम ओवर है फिर इस प्रॉब्लम के लिए, राइट। सो मैं क्या करता हूं, ये जो आप देख रहे हो जॉइंट ए, इस जॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं क्या, ये जो जॉइंट ए है इस जॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं। सो फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाता हूं जॉइंट ए का, दिस इज द जॉइंट ए, ठीक है। देखो भाई कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो ये हो गया मेरे पास रिएक्शन, करेक्ट है, ये मेरे पास हो गया रिएक्शन। अच्छा, एई मेंबर में अगर फोर्स देखोगे तो भी देख सकते हो, ये मेरे पास हो गया एई मेंबर में फोर्स, एई मेंबर में फोर्स, ये हो गया। अच्छा, यहां पे और कुछ दिख रहा है आपको, ये आपके पास ए बी मेंबर, राइट, ये हो गया मेरे पास ए बी मेंबर, और ए बी मेंबर में जो फोर्स है ये हो गया एफ ए बी।
क्लियर है क्या पॉइंट? ठीक है, सो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। किसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया? जॉइंट ए का, राइट। अब देखो, अब यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन अननोन है, ठीक है, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन अननोन है, ए बी भी अननोन है और ए भी अननोन है। तो सबसे पहले हम वर्कआउट करते हैं सबसे पहले हम वर्कआउट करते हैं इस रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो, इस रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं। अच्छा, वर्कआउट कैसे करेंगे? ठीक है, कैसे निकालेंगे हम ये रिएक्शन? तो ये रिएक्शन निकालने के लिए भाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज किया जा सकता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन पूरे के पूरे इस कंप्लीट मेंबर के लिए। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या बनता है? ठीक है, ये आपके पास कितने स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन होंगे इस मेंबर के लिए? तो इस मेंबर के लिए कितने हो जाएंगे? समेशन एफ एक्स बराबर 0, समेशन एफ वाई बराबर 0। और अगर मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट, ठीक है, किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर मैं नेट मोमेंट की बात करता हूं एट एनी पॉइंट दैट इज इक्वल टू 0, जो समेशन है किसका? मोमेंट का, किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा? 0। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, राइट। अच्छा, यहां पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन कितना दिख रहा है? 3। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट जो सिस्टम है, ये कंप्लीट सिस्टम जो आप है, ये नॉन कॉन्करेंट सिस्टम है, ठीक है। सो नॉन कॉन्करेंट सिस्टम के केस में कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होंगे? 3। गेटिंग माय पॉइंट? नॉन कॉन्करेंट सिस्टम के केस में कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होंगे? 3 होंगे। अच्छा, ये सर नॉन कॉन्करेंट सिस्टम क्या होता है? ठीक है, सिस्टम 2 टाइप का होता है, मतलब अगर मैं फोर्स सिस्टम की बात कर रहा हूं, जो यहां पे हमारे पास यूज होने वाला है, कॉन्करेंट सिस्टम, नॉन कॉन्करेंट सिस्टम। ठीक है, वैसे सिस्टम तो बहुत सारे होते हैं, प्लेनर, आपके पास कोप्लानर, ठीक है, आपके पास नॉन कोप्लानर, राइट, आपके पास कॉन्करेंट सिस्टम, नॉन कॉन्करेंट सिस्टम, 2 फोर्स सिस्टम, 3 फोर्स सिस्टम, फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्स सिस्टम आर देयर। बट यहां पे जो काम की चीज है, वो काम की चीज आपको समझना है कॉन्करेंट सिस्टम और नॉन कॉन्करेंट सिस्टम को, राइट। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है नॉन कॉन्करेंट सिस्टम, राइट। नॉन कॉन्करेंट सिस्टम क्या होता है? देखो, पहले हम कॉन्करेंट सिस्टम समझ लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास कॉन्करेंट सिस्टम है, ठीक है। यहां पे आप देख रहे हो, अगर मैंने जॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, तो यहां पे ये मेरे पास कॉन्करेंट सिस्टम है, ये मेरे पास नॉन कॉन्करेंट सिस्टम है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि आपके पास यहां पे अगर फोर्स देख रहे हो, ये आर हो गया, ये एफ ए ई हो गया, ये एफ ए बी हो गया, ये तीनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक सिंगल पॉइंट से पास हो रहा है। ये जो तीनों फोर्स आप देख रहे हो, इन तीनों फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक सिंगल पॉइंट से पास हो रहा है, और वो सिंगल पॉइंट क्या है? वो सिंगल पॉइंट है ए। और अगर आपके पास एक सिंगल पॉइंट से अगर पास हो रहा होगा, तो यहां पे तो मोमेंट वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। यहां पे तो आपके पास मोमेंट वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। सो ये मेरे पास कौन सा सिस्टम है? ये मेरे पास है कॉन्करेंट सिस्टम। कॉन्करेंट सिस्टम में जितने भी फोर्सेस उस सिस्टम में एक्ट कर रहे हैं, उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक सिंगल पॉइंट से, वो कॉमन पॉइंट से पास होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट सिस्टम, ठीक है। और कॉन्करेंट सिस्टम के केस में कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होंगे? 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन। कौन कौन से? समेशन एफ एक्स बराबर 0 और समेशन एफ वाई बराबर 0। ये लो, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास नॉन कॉन्करेंट सिस्टम है। नॉन कॉन्करेंट सिस्टम अगर देख पा रहे हो, देखो 2p का जो लाइन ऑफ एक्शन है और जो आपके पास p का लाइन ऑफ एक्शन है, भाई दोनों फोर्सेस पैरेलल है, ठीक है। तो कहीं पे इंटरसेक्ट करने वाली तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो भाई इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है अलग किसी पॉइंट से पास हो रहा है, इसका लाइन ऑफ एक्शन कहीं किसी और पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक। वैसे ही आप देखोगे, ये है आर एक्स, ये है आर वाई, ये मेरे पास आर, ठीक है। आर का जो लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, आर का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कहीं और होगा। बात समझ में आ रहे हो? ठीक है। सो यहां पे अगर देखोगे तो 2p का लाइन ऑफ एक्शन अलग है, p का लाइन ऑफ एक्शन है अलग है, एक सिंगल पॉइंट से कभी भी पास नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कौन सा सिस्टम है? ये मेरे पास है नॉन कॉन्करेंट सिस्टम। और नॉन कॉन्करेंट सिस्टम में 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, कॉन्करेंट सिस्टम में क्या होंगे? कॉन्करेंट सिस्टम में 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। चलो, अब यहां से मेरे को ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन मेरे को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है? फाइंड आउट किया जा सकता है क्या ये रिएक्शन? क्योंकि इसी की जरूरत पड़ेगी, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी और मेंबर में आपको फाइंड आउट करना पड़ता, ठीक है, फोर्स अगर फाइंड आउट करना पड़ता, तो डेफिनेटली आपको ये भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। और ये निकालना है, ये भी आसान है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करना तो आता ही होगा। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन में फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन, फोर्स इक्विलिब्रियम के लिए क्या साइन कन्वेंशन होता है? ऊपर प्लस, नीचे माइनस, इधर प्लस, नीचे माइनस, ठीक है, सिंपल। मोमेंट के लिए क्या होता है? मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन जब आप लिखते हो, तो भाई अगर आपके पास क्लॉकवाइज मोमेंट है, क्लॉकवाइज मोमेंट है तो पॉजिटिव, काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट है तो नेगेटिव, यही साइन कन्वेंशन आप यूज करते हो, राइट है। चलो, अभी मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, वो मेरा ऑब्जेक्टिव है इस आर को फाइंड आउट करना। मैंने अभी फिर से बोला, ठीक, अगर आपको इस मेंबर में निकालना है, इस मेंबर में निकालना है, इस मेंबर में निकालना है, आर एक्स और आर वाई की जरूरत पड़ेगी, तो आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है।
इतना सबको आता ही होगा, राइट। अब देखो, अब अगर मेरे को फाइंड आउट करना है आर, तो क्या करूं, ठीक है, क्या करूं, मोमेंट ले लो सी के अबाउट। तो अगर मैं नेट मोमेंट सी की बात करता हूं, नेट मोमेंट अबाउट सी दैट इज इक्वल टू 0, लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। देख लो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P मल्टीप्लाइड बाई 2L, ये दिख रहा है P का मोमेंट C के अबाउट कैसा आ जाएगा, P मल्टीप्लाइड बाई 2L, क्लॉकवाइज है पॉजिटिव, राइट। अच्छा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2P, ये हो जाएगा 2P मल्टीप्लाइड बाई अगेन C के अबाउट मोमेंट, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा L, 2P मल्टीप्लाइड बाई L। इस R का मोमेंट C के अबाउट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा R मल्टीप्लाइड बाई, ये डिस्टेंस मेरे पास कितना हो गया, L प्लस 2L, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया 3L एंड दिस इज इक्वल टू 0, करेक्ट है। तो यहां से ये आ जाएगा 2PL, तो ये हो जाएगा 4PL इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3R और ये हो जाएगा 3L। तो यहां से रिएक्शन आ जाएगा, L से L चला गया तो ये आ जाएगा 4P डिवाइडेड बाई, ये हो गया 3, ठीक है। ये मेरे को रिएक्शन निकल गया, क्लियर पॉइंट, ठीक है। चलो रिएक्शन निकल गया, ये मेरे पास हो गया रिएक्शन, और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, ये आ गया 4P/3, राइट। अब देखो, अब यहां पे आपको क्या करना है भाई, यहां पे मेरे को FAE निकालना है, ठीक है। अब देखो, दो अननोन है और दो इक्वेशन है, R तो मेरे लिए नोन हो गया, मेरे पास FAE, मेरे पास क्या है, FAE मेरे पास अननोन है, और मेरे पास FAB अननोन है। यहां से दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन दिख रहा है, दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से मेरे पास दो इक्वेशन फ्रेम हो जाएगा, और दो इक्वेशन फ्रेम करके मैं क्या कर सकता हूं, दो अननोन जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूं बड़ी आसानी से, ठीक है। तो एक तरीका तो आपके पास बिल्कुल ये है, एक तरीका तो आपके पास यहां से निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है लैमिस थ्योरम का। लैमिस थ्योरम से आपको भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, लैमिस थ्योरम, ठीक। लैमिस थ्योरम को यूज करके भी आप बड़ी आसानी से क्या निकाल सकते हो, अननोन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। और कई बार नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपको ऐसा मिलता है जहां पे आपके पास थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लेकिन लैमिस थ्योरम अगर यूज करते हो तो आपके पास वो जो प्रॉब्लम है वो बड़ा आसान बन जाता है, ठीक है। अच्छा, लैमिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए भी आपको कुछ कंडीशंस है। लैमिस थ्योरम अगर आप अप्लाई करते हो तो लैमिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए भी आपके पास कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशन है, सबसे पहले लैमिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए, ठीक है, जो पहली कंडीशन है वो आपके पास क्या होना चाहिए, 3 फोर्स सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। कितना फोर्स सिस्टम होना चाहिए, आपके पास 3 फोर्स सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। अगर 4 फोर्स सिस्टम है तो आप लैमिस थ्योरम नहीं लगा सकते, या 2 फोर्स सिस्टम है तो लैमिस थ्योरम नहीं लगा सकते। लैमिस थ्योरम लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, 3 फोर्स सिस्टम चाहिए, मतलब 3 फोर्सेस होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वो जो आपके पास फोर्स सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, कॉन्करेंट होना चाहिए। कॉन्करेंट होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, वो जो सारे फोर्सेस हैं वो एक सिंगल पॉइंट से पास होना चाहिए, ठीक है। तो पहली कंडीशन, ठीक, पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है आपके पास 3 फोर्स सिस्टम, पहली कंडीशन है 3 फोर्स सिस्टम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कॉन्करेंट सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपके पास कंडीशन क्या है, कॉन्करेंट सिस्टम होना चाहिए। तीसरा आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन 0, ये होना चाहिए। और आपके पास जो फोर्थ पॉइंट है, ये जो फोर्थ पॉइंट है, ये जो फोर्स आप देख रहे हो ना, इस फोर्स का, ये जो फोर्स है, ये आपके पास, ये जो आपके पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, दैट इज ए, इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से बाहर की तरफ निकलना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट, ये जो आपके पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दिख रहा है ए, इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से बाहर की तरफ निकलना चाहिए फोर्स। जैसे देखो, यहां पे रिएक्शन बाहर की तरफ निकल रहा है, यहां पे ए बाहर की तरफ निकल रहा है, यहां पे ए भी बाहर की तरफ निकल रहा है, और अगर किसी सिस्टम में नहीं निकल रहा है तो निकालो, ठीक है। कैसे निकालोगे, सपोज जस्ट टेक एन एग्जांपल, मान लो, चलो ये आपके पास क्या है, एक बॉडी है, और इस बॉडी में ये फोर्स लगा हुआ है, लेट अस अज्यूम दिस इज P1, ठीक है। ये मेरे पास P1 का लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ठीक है। इसका जो वेट है वो वेट यहां कहीं पे, ये हो गया W, और आपके पास एक और फोर्स है, चलो ये मेरे पास हो गया क्या, ये हो गया मेरे पास P2। चलो जस्ट टेक एन एग्जांपल, ठीक। अब अगर देखोगे तो भाई ये कौन सा सिस्टम है, कॉन्करेंट सिस्टम है या नॉन कॉन्करेंट सिस्टम है, कॉन्करेंट सिस्टम है। क्यों, क्योंकि तीनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक सिंगल पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। अगर आपके पास इस पॉइंट का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ये हो गया मेरे पास क्या, ये हो गया W, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया P2, ये मेरे पास हो गया P2। अच्छा, P1 अगर आप देखोगे तो ये P1 ऐड कर रहा है। मैंने बोला कि अगर आपको लैमिस थ्योरम लगाना है तो लैमिस थ्योरम लगाने के लिए जो आपके पास फोर्स का जो डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन है वो क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से बाहर की तरफ निकलना चाहिए। तो ये देखो, ये तो टूवर्ड्स है, ये तो टूवर्ड्स है, तो मेरे को बाहर की तरफ निकालना होगा। तो मैं क्या करता हूं, इसी के लाइन ऑफ एक्शन में मैं
बढ़ाता हूं और ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया P1, राइट। सो आपको कई बार ऐसा प्रॉब्लम भी मिलेगा जिसमें फोर्स का जो आपके पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो क्या होगा, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा। बट लैमिस थ्योरम लगाने के लिए आपको करना क्या है, जो आपके पास फोर्स का जो डायरेक्शन है, ठीक है, उसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से बाहर की तरफ निकालना है। और बाहर की तरफ कैसे निकालना है, तो बाहर की तरफ आप क्या कर सकते हो, इसी फोर्स P1 का लाइन ऑफ एक्शन आप, ठीक है, देखो यहां पे थोड़ा सा दिख रहा होगा, इसी P1 के लाइन ऑफ एक्शन को आप बाहर की तरफ बढ़ाओ, ठीक है। सो आपको दिखेगा ये जो फोर्स P1 है, दैट फोर्स P1 इज आल्सो अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये कंडीशन चाहिए, ठीक है। सो मैं लिख देता हूं, ठीक है, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, चलो इतना समझ आ गया क्या, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्लियर है भाई, लैमिस थ्योरम लगाने के लिए ये कंडीशन चाहिए, ठीक है। चलो यहां पे रिएक्शन निकल गया था, तो रिएक्शन मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हो गया 4p/3। चलो ये मैं हटा देता हूं अभी, ठीक है, इसका काम हो गया। लैमिस थ्योरम ये भी समझ आ गया होगा, क्या क्या चीजें चाहिए ये भी मैं हटा देता हूं, ठीक है। चलो अभी लैमिस थ्योरम लगाना है। सो लैमिस थ्योरम अगर लगाना है, ठीक, एक काम करता हूं, अगेन सी, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास एक फोर्स है, लेट अस अज्यूम दिस इज P1, ये मेरे पास दूसरा फोर्स है, लेट अस अज्यूम P2, और ये मेरे पास लेट अस अज्यूम तीसरा फोर्स है, दैट इज P3, राइट। P1 और P2 के बीच का एंगल कितना है, अल्फा। यहां पे इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, बीटा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, गामा। सो एज पर लैमिस थ्योरम क्या लिख सकता हूं, देखो एज पर लैमिस थ्योरम P1 डिवाइडेड बाई साइन, ठीक है, P1 डिवाइडेड बाई साइन इन दोनों के बीच का एंगल, P2 और P3 के बीच का एंगल, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन बीटा इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई नाउ P1 और P3 के बीच का एंगल, मतलब ये हो गया साइन गामा इज इक्वल टू, ठीक, नाउ P3 डिवाइडेड बाई P1 और P2 के बीच का एंगल, सो P1 और P2 के बीच का एंगल क्या है, दैट इज अल्फा, ठीक है। सो ये आप करके आसानी से क्या निकाल सकते हो, ठीक है, P1 P2 P3 जैसा भी है, जो भी है आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये लैमिस थ्योरम है। अब मेरे को आप बताओ, जो लैमिस थ्योरम है मैं क्या यहां पे अप्लाई कर देता हूं, कर सकता हूं, सो बिल्कुल अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। आपके पास सारी कंडीशन बैठ रही है क्या, बैठ रही है। पहला आपके पास 3 फोर्स सिस्टम दिख रहा है, कॉन्करेंस सिस्टम दिख रहा है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन है, और आप देख रहे हो कि आपके पास जो फोर्स है वो फोर्स आपके पास क्या है, इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से बाहर की तरफ निकल रहा है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सो चलो यहां से अगर देखोगे तो भाई ये हो जाएगा FAE, राइट। इसके पहले आपको ये एंगल जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये जो एंगल है, ये एंगल जो है, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेट अस अज्यूम दिस एंगल इज अल्फा। सो क्या ये अल्फा फाइंड आउट किया जा सकता है क्या, बिल्कुल फाइंड आउट किया जा सकता है। तो यहां से अगर देखोगे तो भाई ये हो गया tan अल्फा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, 2L डिवाइडेड बाई, ये हो गया L से L गया, सो अल्फा इज इक्वल टू मेरे को क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स, ये हो गया अल्फा। तो ये एंगल आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। सो जो भी आएगा आप देख लेना, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहां से tan इनवर्स, सॉरी दिस इज 2, यहां से आप आसानी से अल्फा निकाल सकते हो, राइट। चलो ये अल्फा मेरे को निकल जाएगा, ये मेरे पास अल्फा जो है ये मेरे को निकल जाएगा, राइट। अब देखो यहां से FAE, राइट, FAE डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा साइन, सो AE, तो इन दोनों के बीच का एंगल, सो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये देखो इन दोनों के बीच का एंगल, सो इन दोनों के बीच का जो एंगल है रिएक्शन और FAB के बीच का एंगल, ये हो जाएगा मेरे पास 270 डिग्री, करेक्ट है। दिस इज इक्वल टू, राइट। अच्छा अब यहां पे अगर देखोगे R डिवाइडेड बाई, रिएक्शन डिवाइडेड बाई, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल, तो ये हो जाएगा साइन, और इसको मैं लिख सकता हूं, ये अल्फा है ना, तो ये आ जाएगा 90 माइनस अल्फा, ये लो, राइट। आप मेरे को बताओ क्या यहां से FAE निकल जाएगा, तो बिल्कुल निकल जाएगा। R मेरे को पता है, दिस इज 4p/3, ये हो जाएगा साइन 270 डिग्री डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस अल्फा, तो अल्फा कितना आएगा ये तो आपको पता ही है, राइट। यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, यहां से मैं निकाल सकता हूं FAE। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। सो देख लेना FAE क्या आएगा। अब देखो, अब आपके पास FAE, ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे जो ऑप्शन में आप देख रहे होगे टेंसाइल, कंप्रेसिव, टेंसाइल, ठीक है। यहां से हम कैसे बताएंगे कि टेंसाइल होगा या कंप्रेसिव होगा, राइट। तो भाई सिंपल सा है कि अगर यहां से FAE जो साइन कन्वेंशन मैंने कंसीडर किया है उसके हिसाब से अगर FAE मेरे पास पॉजिटिव आता है तो भाई वो टेंसाइल ही है,
ठीक है, वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास टेंसाइल ही है। और अगर मेरे पास FAE निगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो आपके पास क्या है, कंप्रेसिव, क्योंकि लैमिस थ्योरम लगाया है। लैमिस थ्योरम में मैंने लैमिस थ्योरम में अगर मैंने यही साइन कन्वेंशन लेके चला है कि अगर आपके पास पॉजिटिव आ रहा होगा तो टेंसाइल है और अगर निगेटिव आ रहा होगा तो कंप्रेसिव है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, सो लैमिस थ्योरम के लिए सिंपल सा साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव आ रहा है तो भाई टेंसाइल, निगेटिव आ रहा है तो कंप्रेसिव। और यहां से मेरे को दिख रहा है साइन 270 डिग्री है, यहां से मेरे को लग रहा है कि जो FAE आएगा ना ये मेरे पास निगेटिव आएगा। ठीक है, कितना आएगा ये आप देख लेना। ठीक है, बट ये है कि वो निगेटिव आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, सो निगेटिव आएगा तो अब देखो, अब यहां पे निगेटिव आएगा तो भाई जो स्ट्रेस होगा वो भी क्या होगा, स्ट्रेस भी मेरे पास क्या होने वाला है, निगेटिव आने वाला है। और निगेटिव स्ट्रेस मतलब सीधी सी बात है कंप्रेसिव स्ट्रेस, राइट। सो टेंसाइल वाला ऑप्शन तो चला जाएगा, ये ऑप्शन चला जाएगा टेंसाइल वाला, और ये ऑप्शन चला जाएगा बॉम्बे और कैलकाटा। बी और सी में से आपके पास कोई एक आंसर होगा। ठीक है, सो बी और सी में से जो करेक्ट आंसर है वो भी मैं आपको बता देता हूं। जो आंसर है इसका, ठीक है, आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर जो आएगा वो आपके पास बॉम्बे आएगा, बी आएगा। क्लियर है पॉइंट, राइट। सो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में अब देखो, अब आपके पास आप किसी भी मेंबर में, ठीक है, आप किसी भी मेंबर में जाके यार निकाल सकते हो। ठीक है, स्ट्रेस बोलूं स्ट्रेस निकाल सकते हो, फोर्स बोलूं फोर्स निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई EF मेंबर में आपके पास स्ट्रेस फाइंड आउट करना है तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो बोलने का मतलब क्या है, ठीक है, आप ट्रस्ट के कॉन्सेप्ट को यूज करो, ट्रस्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको आप यूज करो, सॉम में स्ट्रेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करो, आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, लैमिस थ्योरम अंडरस्टैंड करो। लैमिस थ्योरम से आपके पास आप देखोगे कि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रेम होता है, या फिर लैमिस थ्योरम के कॉन्सेप्ट ही आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन में यूज होता है। ठीक है, सो लैमिस थ्योरम थोड़ा सा अच्छे से कमांड होना चाहिए। देखो क्या होगा ना, अगर आप सपोज यहां से आप जाओगे और लैमिस थ्योरम से अगर आप आगे बढ़ते हो तो मतलब ऐसा नहीं है कि यहां से आंसर नहीं आएगा, बट क्या होता है कि आपके पास इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, एज कंपेयर टू दिस, बस यही होगा। ठीक है, अगर आपके पास इस पर्टिकुलर मेथड में अगर समेशन fx बराबर 0 कर रहे हो, समेशन fy बराबर 0 कर रहे हो, तो हो सकता है कि यहां पे आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लगे, थोड़ी प्रॉब्लम में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए। ठीक, बट यहां से अगर आप जाओगे लैमिस थ्योरम से तो बड़ी आसानी से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट? तो आपके पास नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऐसा मिलेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, गेट में आपके पास नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ऐसा मिलेगा जिसमें ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझिए। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अब आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए